नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रांतिकाल मैगजीन करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जुलाई मंथ की मैगजीन को अच्छे से कवर कर लिया है। जो लगभग 14-15 वीडियोज़ हैं, जिसमें हमने पूरा मैगजीन अच्छे से कवर कर लिया है और जो जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं उसको हमने पढ़ाते समय अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, आप मन हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप जाके वीडियो पढ़िए, फिर उसको आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप देख के अंडरलाइन वाले पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगस्त महीने का करंट अफेयर शुरू कर चुके हैं, जो क्रॉनिकल मैगजीन की है। और जिसमें हमने एक क्लास ले लिया है, जिसमें हमने राष्ट्रीय मुद्दा और जो कला का संस्कृति संबंधित करंट अफेयर है उसको हमने पढ़ा दिया अच्छे से। आज हम आर्थिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। अब हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यह क्लास जो आपकी चल रही है करंट अफेयर की, आगामी जो ROR की परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ROR का पेपर है जो कि वन लाइनर नहीं आएगा, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, आप अच्छे से पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी का अगर कोई मित्र यूपी का पेट का तैयारी कर रहा है, या यूपी में जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहा है, या कोई भी एग्जाम जिसमें GS के सब्जेक्ट यहाँ मंडी परिषद सचिव का जो अभी सिलेबस आया है उसमें भी GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, मंडी परिषद जो है वो आपका लोअर विशेष का ही पोस्ट है। ठीक है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हम मंथली मैगजीन को प्रॉपर वे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ROR के एग्जाम के पहले हम लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के मैगजीन को हम पढ़ा चुके होंगे आपको। ठीक है, तो दिसंबर तक का मैगजीन हम आपको क्रॉनिकल का पढ़ा चुकेंगे। उसके बाद हम घटनासार की बुक को भी इसी में ही पढ़ाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम आर्थिक मुद्दों को बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका है कि सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था क्या है। 27 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 27 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था का एक संशोधित रूपरेखा लागू करने का निर्णय लिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक उन सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौता करेगा जो स्वैप सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। 2024 से 27 के लिए इस रूपरेखा के तहत भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू किया गया है। ठीक है, 15 नवंबर 2012 को लागू सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा का सार्क देशों की अंशकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तथा वित्त पोषण की बैंक स्टाफ लाइन प्रदान करना है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें सीधी बात है कि सार्क देशों के साथ स्वैप सुविधा, मतलब कि रुपये में व्यापार करने, रुपया एक्सचेंज करने के लिए, मतलब रुपया जो हमारा रुपया और उनका वहाँ का रुपया में व्यापार करने के लिए ये समझौता किया है। ठीक है, RBI ने शुरू किया है। ठीक है, जनवरी से मार्च 2024 में 0.6% का चालू खाता अधिशेष क्या है ये। 24 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान $5.7 बिलियन का एक सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 का चालू खाता अधिशेष करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया। मतलब इतना फायदा कमाया 0.6%। ठीक है, बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी का नीचे पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3, ये क्या है, रिपोर्ट आई हुई है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024 किया है। इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.8 पर बरकरार रखा गया है। इसका मुख्य कारक उच्च ब्याज दर और कम राजकोषीय प्रोत्साहन है, जो गैर कृषि क्षेत्र में मांग को कम करेगा। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के GDP वृद्धि के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.2 कर दिया है। ठीक है, तो एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का GDP अनुमान कितना लगाया है, 8.2% कर दिया है। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स यह भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का खुदरा मुद्रास्फीति 4.5 रहेगी। मतलब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई 4.5 रहेगी 2025 में, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है। ठीक है,
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा रहेगा, जिसमें जितना पढ़ना है आपको उतना ही पढ़ना है, आप बाकी का पढ़ सकते हैं लेकिन जो हम इंपॉर्टेंट है हम उसी को आपको बताएंगे, उसके साथ आप पीडीएफ देख के पढ़ सकते हैं आप जो भी पढ़ना चाहें, ठीक है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य का सांख्यिकी रिपोर्ट 2024, ये क्या है देखिए 21 जून 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी किया है। भारत कृषि योग्य भूमि में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत कृषि योग्य भूमि में दूसरे स्थान पर है विश्व भर में। अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर, अनाज उत्पादन में कितने नंबर पर है, तीसरे स्थान पर है। मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय, जूट का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो भारत मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय, जूट का अग्रणी उत्पादक है। विश्व कृषि योग्य भूमि के मामले में दूसरे स्थान पर, अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए दूध का सबसे बड़ा कौन है उत्पादक, भारत है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और मांस उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, इसको आप पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन काट आपको और पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दूध के उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है, पहले नंबर पे है। अंडा उत्पादन में दूसरे नंबर पे, मांस के उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे है, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों की हिस्सेदारी आपकी है 54%, 30%, 7.9%, 6.9%। देखिए संबंध किसी क्षेत्र के मूल उत्पादन के मूल्य में फसल कितना परसेंट है, फसल 54.3%, पशुधन 30.9%, वानिकी 7.9% और आपका मत्स्य पालन 6.9% का हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। फसल उप क्षेत्र सकल उत्पादन मूल्य में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है, लेकिन 2011-12 में इसका हिस्सा 62.4 से हटकर 2022-23 में 54.3 रह गया है, ठीक है। तो फसल उप क्षेत्र सकल उत्पादन मूल्य में भारत का कितना हो गया, घटकर 54.3% हो गया है, ठीक है। तो यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़िए, 2022-23 में अनाज के उत्पादन में उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश में है, जबकि फलों और सब्जियों के उत्पादन में उच्चतम मूल्य पश्चिम बंगाल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट को सवाल है। 2022-23 में अनाज के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है, आपका उत्तर प्रदेश है 2022-23 में, जबकि फलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल फलों और सब्जियों के उत्पादन में पहले नंबर पे और उत्तर प्रदेश अनाज के उत्पादन में पहले नंबर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रख लेंगे, ठीक है। पशुधन उप क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 में 487.8 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 878.5 हजार करोड़ हो गया है, ठीक है। तो पशुधन उपक्षेत्र के उत्पादन के लिए इतना करोड़ रुपए हो गया है, कितना हो गया 878.5 हजार करोड़, ठीक है। पशुधन उपक्षेत्र में के उत्पादन में दूध, मांस, अंडों की हिस्सेदारी कितनी है, देखिए पशुधन उपक्षेत्र में हिस्सेदारी 66.5 दूध की हिस्सेदारी है, मांस की 23.6 और अंडों की 3.7% हिस्सेदारी है, ठीक है। मतलब जो पशुधन का क्षेत्र है उसमें मांस की कितनी हिस्सेदारी है, मतलब दूध कितने जानवरों से दूध मिलता है, तो 66.5%, मांस का उपयोग के लिए 23.6% और अंडे के उपयोग के लिए 3.7% जानवर उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान 12.5%, उत्तर प्रदेश 12.3% मिलकर 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन उप क्षेत्र के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा हासिल किया है, ठीक है। तो राजस्थान 12.5% और उत्तर प्रदेश 12.3% पशुधन के क्षेत्र में एक 1/4 हिस्सा हासिल किया है पूरे भारत का, ठीक है। 2015-16 में से 2022-23 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पाद में नंबर 1 रहा है कब, 2015-16 से 2022-23 के मध्य, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। अब एनएसओ के बारे में पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1950 में योजना मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के नाम से हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में। ये बाद में 1970 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय रख लिया गया, एनएसएसओ कर दिया गया। इसके बाद 2019 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस कर दिया गया, ठीक है। यह सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों को प्रकाशित करता है। तो कौन कौन सा चीज प्रकाशित करता है, जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आर्थिक संकेतकों को यह प्रकाशित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडीबी द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 मिलियन का ऋण,
14 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए और भविष्य की महामारी से निपटने की क्षमता को सुधार के लिए $170 मिलियन का नीतिगत आधारित ऋण दिया है। इस धनराशि का सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के कार्यान्वयन में मदद करेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक क्या है? तो एडीबी 1966 में स्थापित है। इसमें सदस्य 68 हैं, जिसमें 49 एशियाई क्षेत्र के हैं। वर्तमान इसके अध्यक्ष मतसुगु असाकावा हैं। इसका अध्यक्ष कहाँ है? मनीला मंडलायुग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मनीला मंडलायुग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। 17 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन की देने की घोषणा की है। ठीक है, $105 मिलियन देने की घोषणा की है। इस परियोजना को कनाडा स्थित एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, हैदराबाद। और अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बाकी का ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बता दिया। ठीक है, अब आगे टॉपिक देखते हैं। आईआईटी हैदराबाद और रेनेसास के मध्य 3 वर्षीय समझौता। क्या है ये? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने अतिव्यापक स्तर पर एकीकरण और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम के अनुसंधान और सहयोग के लिए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पूछ सकता है ना कि आईआईटी हैदराबाद और रेनेसास ने किससे संबंधित विषय में हस्ताक्षर किया? तो किसके संबंध में? अति व्यापक एकीकरण के लिए, एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम अनुसंधान के लिए 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, यह साझेदारी भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया उद्देश्य का समर्थन करती है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करने के लिए प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्थिक विषय, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन अगस्त महीने की बुक में थी। ठीक है, जैसे ये आर्थिक विषय आपको करंट अफेयर में शामिल है। ठीक है, अगस्त महीने के मैगजीन में। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप अपने राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। जुलाई मंथ की मैगजीन को हमने पूरा अच्छे से कराया हुआ है और अगस्त महीने का भी ये दूसरे वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो हमारी बन चुकी है, उसको जाके आप देख सकते हैं और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। यह क्लास जो आपकी चल रही है करंट अफेयर की, ये यूपीपीएससी आरओ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि साथ साथ आप यूपीपीएससी के जो भी पेपर हैं जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।